नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, पूसा समाचार के इस खास अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग तथा सेब की खेती की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपने सुझाव, अपने समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में होगी मौसम खबर। जैविक खाद के उपयोग से उर्वरक पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ साथ मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। विभिन्न पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। इसे किसान भाई प्रायः यूरिया के उपयोग से पूर्ण करते हैं। यूरिया के खर्च को कम करने हेतु किसान भाई धान की खेती में नील हरित शैवाल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कुछ हद तक नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पब्बी। धान खरीफ की मुख्य फसल है और धान की फसल के लिए शैवाल की जीवाणु खाद बहुत ही उपयोगी है। धान के खेत की जो खड़े पानी की अवस्था है वो इन जीवाणुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये जीवाणु वहाँ पनपते हैं और ये खेत को नाइट्रोजन देते हैं। और औसतन ये देखा गया है कि 20 से 25 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन ये प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसान 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत प्रति हेक्टेयर कर सकता है। और नाइट्रोजन के अलावा इसके जीवाणु, जो इस शैवाल जीवाणु खाद के जीवाणु जो होते हैं, ये भूमि को भी सुधार करते हैं। ये भूमि की कार्बनिक शक्ति, भूमि की एकत्रीकरण शक्ति और भूमि की जो पानी अवरोधक शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भी ये रिलीज करते हैं, जिससे कि किसान 8 से 10% अपनी पैदावार में भी वृद्धि ले सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अगर चाहे तो इस जीवाणु खाद को अपने वहाँ खेत में ही इसको बना सकता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है और किसान अगर चाहे तो अपने खेत के आसपास जहाँ पे एक खुली जगह हो, जहाँ पूरा दिन धूप और तेज रोशनी आती हो, वहाँ पे वो एक गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे की जो लंबाई है वो 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी गहराई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। उस गड्ढे के में पॉलीथीन बिछा देना चाहिए और ताकि पानी जो है वो नीचे ना जा सके। उस गड्ढे में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3-4 किलो खेत की छनी हुई मिट्टी और उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए और उसमें पानी भर देना चाहिए। जब पानी 6 इंच तक हो जाए तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना चाहिए और इन सबको मिला देना चाहिए। क्योंकि गड्ढे में पानी खड़ा रहेगा और मच्छर पैदा होने की स्थिति हो सकती है, तो उसमें 5 ml मैलाथियन वो उसमें डाल के और इस सब को मिला देना चाहिए। जब ये सब अच्छी से मिल जाए और मिट्टी जो गड्ढे में है वो नीचे बैठ जाए तो 100 ग्राम जीवाणु खाद का टीका, जो शैवाल का टीका जो हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध है, उसको पानी की सतह के ऊपर बुरक देना चाहिए और इसको खुले में छोड़ देना चाहिए। हर रोज सुबह आके किसान उसको देखे और अगर उसमें पानी की मात्रा कम हुई हो तो उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त कर दे। 6-7 दिन में आप देखेंगे कि ये शैवाल के जीवाणु उसमें उगने शुरू हो जाएंगे और एक परत बनानी शुरू कर देंगे और 10-12 दिन बाद वो परत काफ़ी मोटी हो जाएगी। और जब वो परत मोटी हो जाए तो उसमें पानी देना छोड़ दें और उसको सूखने दें। और सूखने के बाद जो पपड़ी तैयार होगी उस पपड़ी को वो इकट्ठा कर ले और एक पॉलीथीन बैग में रख लें और फिर उस खाली गड्ढे में फिर से पानी, सुपर फॉस्फेट और मैलाथियन डाल दें और 10-12 दिन बाद उसमें से फिर पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार एक गड्ढे से किसान 4-5 बार पैदावार ले सकता है और वो जो जीवाणु खाद इकट्ठी होगी उसको वो अपने धान के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसान इसे अपने वहाँ नहीं बनाना चाहते तो ये जीवाणु खाद हमारे पूसा संस्थान से भी उपलब्ध है और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो 1 एकड़ धान के लिए पर्याप्त है
वो हमारे यहाँ 50 रुपए में उपलब्ध है। और इसको उपयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के तीसरे चौथे दिन बाद खड़े पानी की स्थिति में जो पैकेट का जीवाणु खाद है उसको खेत की 4-5 किलो मिट्टी में मिलाइए और उसको खड़े पानी की स्थिति में खेत में बुरक दीजिए और खेत में ये अपने आप ही पैदा होता रहेगा और ये खेत को फायदा देता रहेगा। फलों की यदि बात की जाए तो सेब का जिक्र अवश्य होता है। पोषण की दृष्टि से यह विटामिन बी, विटामिन सी व खनिज लवणों में प्रचुर होने के साथ साथ किसानों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत भी है। जो किसान भाई सेब की खेती कर रहे हैं या खेती करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी उपज हेतु अपने बागानों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रमाणिक। तो सेब का खेती करने के टाइम में पहले ही तो आपको करना पड़ेगा जो गड्ढा में साइज 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर होना चाहिए। फिर गड्ढा में आपका खाद जो देना है जो 10 किलो आपका फार्म यार्ड मैन्योर, फिर उसके साथ 40 ग्राम नाइट्रोजन, 80 ग्राम फास्फोरस, 40 ग्राम पोटेशियम, ये मात्रा देकर आपको पौधे लगाना है। उसके बाद आपको आएगा जो सघन खेती करेंगे कि कन्वेंशनल खेती करेंगे, उसके अनुपात में आपको इसको रूस्टॉक के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपका M9 में सघन खेती करेंगे। हमारे पास एक अच्छा रूस्टॉक है, पूसा एप्पल रूस्टॉक 101, जो कि आपका सेमी विगरस है और इसमें एप्पल स्कैब का फील्ड रेजिस्टेंट भी है, आपका पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंस है, उली एफिड इसका रेजिस्टेंट है। तो इसलिए ये रूस्टॉक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको करेंगे जे सेकेंड जो है हाइब्रिड वैरायटी, कोई चाहेंगे जो आपका एप्पल स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी हमारे पास है पूसा अमरतरा प्राइड, जो कि रॉयल डेलिशियस के प्राइमर के साथ क्रॉस हुआ था, तो उसको उगा सकते हैं जहां पर एप्पल स्कैब का प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल देखेंगे जो फ्लावरिंग स्टेज है, तो फ्लावरिंग स्टेज में जब है तो पॉलिनेशन का बहुत जरूरी है। तो पॉलिनाइजर प्लांट 30% होना चाहिए आपका खेतों में। सिंक्रोनाइजेशन फ्लावरिंग ये दोनों होना चाहिए। बाई चांस आपको सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो आप मिड टर्म करेक्शन का हिसाब से बुके पॉलिनेशन कर सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। फिर आपको खेतों में मधुमक्खी का जो हम 1-2 बी हाइव्स पर एकड़ में रिकमेंड करते हैं वो लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपको आएगा विंटर में जैसे आपका प्रूनिंग का बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रूनिंग में आपका स्पार फॉर्मेशन होंगे जिसमें आपका फ्रूटिंग आएगा। इसके मेन जो बीमारी है, देखिए एप्पल स्कैब पहले हट गया था, फिर दोबारा इसमें आ रहा है अभी स्पोरेडिक वे में। तो इसलिए आपका एक स्प्रे शेड्यूल होता है, जैसे कि स्कैब के लिए ग्रीन टिप स्टेज में आपका डोडिन स्प्रे करना चाहिए, पिंक बार्ट स्टेज में मैनकोजे बा स्कोर्स करिए, पेटल फॉल में कार्बेंडाजिम बा हेक्साकोनाजोल स्प्रे करिए, वॉलनट साइज जो फ्रूट होता है उसमें डोडिन करिए बा मैरियम करिए बा उसके फिर वॉलनट से 20 डेज के बाद आप नेटिवो स्प्रे करिए और प्री हार्वेस्ट के टाइम में कैप्टन करिए। ये तो स्कैब के लिए। जैसे प्री मैच्योर लीफ फॉल भी आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, जब ये थोड़ा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। बाकी जून में आप प्रिवेंटिव मेजर में मैनकोजेब जो 3 ग्राम के हिसाब से, और क्यूरेटिव मेजर में कि नेटिवो करिए। विंटर में कोई ट्रैप लगा के उलिया पिट को जब अच्छे तरह फेवरेबल कॉम्बिनेशन में ऊपर में चढ़ता है उसी टाइम में ट्रैप करके इसको मार। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से शक्ति सिंह लोधी जी ने मूंग में फूलों के झड़ने की समस्या बताई है। मूंग में फूलों का गिरना 2 कारणों से होता है। पहला अधिक गर्मी के कारण तथा दूसरा थ्रिप्स के प्रकोप के कारण। सर्वप्रथम खेत में नमी बनाए रखें। थ्रिप्स के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अमरोहा से सनी जी ने क्राइजेंथेमम की फसल में माइट्स के प्रकोप की समस्या बताई है। सर्वप्रथम समय समय पर सिंचाई देकर खेत में नमी को बनाए रखें। रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइकोफॉल की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरियाणा से विजय विवेक शर्मा जी ने आम के फलों के झड़ने की समस्या बताई है। सर्वप्रथम समय समय पर सिंचाई देकर खेत में नमी बनाए रखें। 12 दिन के अंतराल पर 2 बार प्लेनोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कानपुर से फतेह बहादुर जी ने खरबूज में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में वाटरमेलन बड नेक्रोसिस के रोग का प्रकोप हुआ है, जो कि थ्रिप्स द्वारा फैलता है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ कुछ स्थानों पर गरज और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। 25 और 26 अप्रैल को जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना है। 27 से 29 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज एवं ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।